Hello everyone, welcome to my YouTube channel R Square पाठशाला। आई एम रवि सैनी एंड आज की क्लास में जो है हम अपना तीसरा लेक्चर करेंगे, जो कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हमने कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था, द पीरियड बिटवीन 1773 टू 1857। उसके नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने जो है क्राउन रूल के बारे में पढ़ा था। बेसिकली क्राउन रूल जो है 1858 से जो है मेरा 1858 से 1947 तक चलता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली सेकंड क्लास में हमने ये पहले 4 एक्ट पढ़ लिए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 92 एंड 1909। तो ये चार एक्ट जो है हमने सेकंड क्लास में पढ़ लिए थे। अगर आप ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो जाइए, ताकि आपको इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे आपको जो है क्लैरिटी अच्छे से आ जाए। उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपकी जो है एक कॉन्टीन्यूटी बन जाएगी, तो आपको समझ में भी इजीली आएगा। सो एनीवेज, नॉट वेस्टिंग टाइम टू मच, लेट्स स्टार्ट। सो आज हम बेसिकली 3 एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी माइन्यूटली मैंने इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको वीडियो ये वीडियो देखने के बाद, ये आज के लेक्चर के बाद आपको इन टॉपिक्स में कोई कंफ्यूजन या ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको समझ में ना आती हो, ठीक है। तो आज हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे से। अब होता क्या है कि जैसे इससे पहले वाला जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, उसको हमने मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से हमने जाना था। अब बेसिकली क्या होता है कि 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि भाई उनका जो ऑब्जेक्टिव है इंडिया में, वो ये है कि वो इंडिया में ग्रेजुअली जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सो दिस इज़ देयर मेन ऑब्जेक्टिव। तो ब्रिटिश रूल का मेन ऑब्जेक्टिव इज़ दैट दे वांट टू ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। सो दिस इज़ डिक्लेयर्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसी पे आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पास किया था, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। चेम्सफोर्ड जो थे वो वाइसरॉय थे, और मोंटेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। अब इसके प्रोविजंस क्या थे? वो ये थे कि उन्होंने जो है जैसे हमने देखा था कि पहले 1773 से सेंट्रलाइजेशन शुरू होता है, फिर वो जो है 1833 के जो चार्टर एक्ट में फाइनल डिसेंट्रलाइजेशन होता है। देन 1861 के काउंसिल एक्ट से वो प्रोसेस जो है रिवर्स हो जाती है। तो उसी के रिस्पेक्ट में हम इसको देख रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट और जो प्रोविंसेस की गवर्नमेंट पे जो है कंट्रोल को थोड़ा सा कम कर देती है, रिलैक्स कर देती है, बाय सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। उससे पहले क्या होता था कि सब्जेक्ट्स कॉमन होते थे, बट प्रोविंसेस में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे कोई एक्ट अगर बनना है तो उस अल्टीमेटली उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल होती थी। तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया है, कंट्रोल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता था प्रोविंसेस पे, उसको रिलैक्स कर दिया है बाय सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो प्रोविंशियल और सेंट्रल जो काउंसिल्स थी, उनको अपने अपने सब्जेक्ट्स पे ऑथोराइज कर दिया गया कि आप जो है उन पे लॉ बना सकते हो। सिंस सेपरेट कर दिया तो वो इक्वली ऑथोराइज कर दिया गया, मतलब सेंट्रल और प्रोविंशियल को, कि वो अपने रिस्पेक्ट में सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है लॉ बना सकते हैं। अब क्या होता है कि हालांकि इन्होंने सिर्फ जो है सब्जेक्ट्स को उन्होंने ऑथोराइज़ किया था कि आप प्रोविंसेस को बेसिकली कि आप इन सब्जेक्ट्स पे आप लॉ बना सकते हो,
उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बट जो ओवरऑल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर चल रहा था वो सेंट्रलाइज्ड और यूनिटरी था। ठीक है, ओवरऑल यूनिटरी था, जैसे हमने बोला कि वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, बट उस टाइम तक ये सेपरेट कर दिया, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर वो सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रोविंसेस को जो ऑटोनॉमी दी है वो एक प्रोविज़न था। नेक्स्ट एक्ट जब पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे। ठीक है। तो जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे जो डिवाइड किए थे सेंट्रल और प्रोविंशियल में, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको फर्दर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। अब ये ट्रांसफ़र और रिजर्व सब्जेक्ट्स का फंडा क्या है? बेसिकली ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वो थे जो कि गवर्नर एडमिनिस्टर करता था विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे आज की तारीख में अगर हम इसको रिलेट करके देखेंगे, जैसे अभी सिस्टम क्या चल रहा है कि हमारे यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, प्रेसिडेंट होता है। अब प्रेसिडेंट काम करता है किससे? विद द एड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो वही चीज़ है, उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहते हैं कि जो है प्रेसिडेंट या फिर उस टाइम पे जो गवर्नर थे, दे हैव टू एक्ट ऑन द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे कलेक्टिव बॉडी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वहाँ पे इंडिविजुअल मिनिस्टर्स था ना, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स थे बेसिकली। ठीक है। और दूसरा रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स क्या होता है कि जब गवर्नर विदाउट मिनिस्टर के इन्वॉल्वमेंट से अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की हेल्प से किसी सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाता था, एंड गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, तो वो होते थे रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। तो समझ में आ गया ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स कौन थे? ट्रांसफर्ड जिसमें गवर्नर मिनिस्टर्स की एड के साथ काम करता था, एंड दैट मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू काउंसिल। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो काम करते हैं, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डायरकी। डायरकी मतलब डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक तरफ जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो काम कर रहे हैं, एक तरफ गवर्नर अपनी तरफ से जो है अपनी पावर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड डायरकी। ओके। देन बायकैमरलिज्म जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पे। बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस, ये डायरेक्ट बायकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शन जो है 1919 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए थे। ये आप देख लीजिए, डायरेक्ट इलेक्शन। ऐसे तो इलेक्शन का जो एलिमेंट था वो 1909 एक्ट में भी था, और जो 1892 का काउंसिल एक्ट था उसमें लिमिटेड एक इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन का लिमिटेड मेंशन था, बट यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन की बात होती है। ठीक है। अब बायकैमरलिज्म में दो हाउस, बायकैमरलिज्म मतलब ट्विन हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, जैसे प्रेजेंट डे इंडिया में है एक राज्यसभा एंड एक लोकसभा। सो द अपर हाउस द काउंसिल ऑफ स्टेट्स विच इज़ प्रेजेंट डे राज्यसभा, एंड द लोअर हाउस एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ प्रेजेंट डे लोकसभा। ठीक है। अब नाउ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। इन दोनों हाउसेज में जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स थे वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते थे। ठीक है। अब जो वॉइस रॉय की ये तो होगी सॉरी, अभी तक हम बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर की। ठीक है। अब जो एक वॉइस रॉय होते थे उस टाइम पे, जो रीडेजिग्नेट कर दिया था 1858 के एक्ट के बाद। अब जो वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसके 6 मेंबर होते थे। 6 में से 3 मेंबर जो थे कमांडर इन चीफ को छोड़ के वो इंडियंस होने थे। ये एक प्रोविज़न था, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि भाई 6 मेंबर हैं, 6 में से 1 कमांडर इन चीफ होगा, बाकी 6 में से 3 मेंबर जो हैं अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियंस। अब जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स को दिया गया था, ये यहाँ पे जो है फर्दर एक्सटेंड करते हुए सिख्स को दे देते हैं, इंडियन क्रिश्चियंस को दे देते हैं, एंग्लो इंडियंस को दे देते हैं, यूरोपियंस को दे देते हैं। ठीक है, उसको फर्दर एक्सटेंड करते हैं बेसिकली। और एंग्लो इंडियंस बेसिकली वो होते हैं जो यूरोपियंस इंडिया में आके बस जाते हैं, यहाँ पे आके नेटिव से शादियाँ कर लेते हैं, और फिर उनके शादी से जो फर्दर जनरेशन आगे बढ़ती है उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है बेसिकली। ठीक है।
तो अब इसमें क्या है कि जो वोटिंग राइट्स थे, जो फ्रेंचाइजी जिसको बोलते हैं वोटिंग राइट्स, वो बेसिकली प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे दी जाती थी। जैसे हम इंडिपेंडेंस के बाद तो हमने देखा कि एवरीवन हु इज़ प्रेजेंट डे की बात कर रहा हूँ, हु इज़ अबव 18 ईयर्स ओल्ड एंड इज़ अ वोटर, इज़ ए वोटर। बट उस टाइम पे जो वोटिंग राइट्स थे वो भी सबको नहीं मिले थे, प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे ही वोटिंग राइट्स मिलते थे। इवन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की ये ब्यूटी है कि हमारे जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया तब से हमने वुमेंस को इक्वली ट्रीट करके वोटिंग राइट्स उनको दिए हैं। बट ये जो प्रोविज़न है ये इवन वर्ल्ड के जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनमें इंडिया से बाद में वुमेंस को वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। सो इस मामले में इंडिया यूनिक है। ठीक है। एक नया ऑफिस बनाया गया, हाई कमीशन फॉर इंडिया, जो कि लंदन बेस्ड था। ठीक है। अब उसको क्या किया गया, बेसिकली जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स था उसके कुछ फंक्शंस जो है इन हाई कमीशन फॉर इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिए गए। ठीक है। आधा काम उसको दे दिया, आधा काम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करता रहा। दोनों ही ऑफिस लंदन बेस्ड थे। एक बात पे क्लैरिटी रखिए आप। ठीक है। प्रोवाइडेड, अब इसने एक प्रोविज़न रखा कि भाई जो है आप ये जो है पब्लिक सर्विस कमीशन बनना चाहिए, और जो कि फिर 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना इसी एक्ट के प्रोविज़न के अंडर। ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर देखा कि उसने जो है इस एक्ट ने सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया। इसी उसी के चलते जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को पावर दे दी कि वो अपना सेपरेट बजट जो है वो जो है ला सकते हैं। मतलब प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट से सेपरेट कर दिया, ये पहली बार हुआ था। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये भी था कि भाई इस एक्ट में कि इस एक्ट के 10 साल बाद जो है एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा जो इस एक्ट की वर्किंग पे को रिव्यू करेगा और फर्दर उस पर रिकमेंडेशन देगा कि क्या इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ऑन द वर्किंग द कमीशन टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड हु विच विल वर्क on the working of sorry which will review the working of the new constitutional scheme under the act 1919। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स इस एक्ट के अंडर लेके आए थे वो कैसे काम कर रहे हैं, उनमें फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उस पर उसको रिव्यू करके रिकमेंडेशन देनी थी। अब क्या है कि हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी होगा और हम अपनी जब हिस्ट्री की क्लासेस करेंगे उसमें डिटेल में हम हिस्ट्री के एक एक हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मैं सोचा कि थोड़ा सा जो स्टैट्यूटरी कमीशन की बात हो रही है तो उसको भी मैं डाल देता हूँ, क्योंकि इसलिए मैंने डाला क्योंकि इसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में भी दी थी। मेजरली पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ही इसने रिकमेंडेशन दी थी, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये डालना चाहिए, तो इसलिए मैंने डाल दिया। तो ब्रीफली इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन जो है, ये कमीशन जो है जैसे हमने 1919 एक्ट के बारे में पढ़ा कि इसने एक प्रोविज़न था कि अब 10 साल के बाद एक कमीशन बनाएंगे जो रिव्यू करेगा। ये कमीशन वही है। अब ये कमीशन जो है 7 मेंबर का था, स्टैट्यूटरी कमीशन है क्योंकि ये किसी एक्ट के प्रोविज़न के अंडर बना है। अब ये 10 साल बाद बनना था, तो ये 1927 नवंबर में बना दिया गया, टाइम से पहले ही। ठीक है। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। ठीक है, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। अब इसकी मैंडेट वही थी, जैसे हमने देखा कि रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर ही थे, तो उसकी वर्किंग पे रिपोर्ट करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो अब जो उस टाइम पे जितनी भारत की जो पार्टियां थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, सारी पार्टियों ने इसको बॉयकॉट किया था। रीज़न बीइंग कि इसके जो सारे मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, और उनका मानना ये था कि इंडिया 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 के ऊपर अगर कोई कमीशन रिव्यू करने के लिए बैठा है तो उसमें इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने, सिंस इस कमीशन के सारे मेंबर जो है वो ब्रिटिशर्स थे, तो और सारी पार्टियों ने इस कमीशन का बॉयकॉट किया। तो कमीशन ने अपना काम किया और उसने जो है 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, और उसने कुछ जो है रिकमेंडेशन दी। कौन सी की अबोलिशन ऑफ डायरकी। जैसे 1919 में हमने देखा कि जो है प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस करी थी। डायरकी मतलब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, तो उसकी अबोलिशन की बात करी इसने।
फिर इसने बोला कि आप जो है फर्दर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप जो है प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करो। अब डायरकी में क्या थी, पार्शली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, पार्शली नहीं थी। तो उसने बोला कि आप डायरकी हटाइए और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश कीजिए। दूसरा वो बोला कि आप एक फेडरेशन बनाइए जिसमें ब्रिटिश इंडिया रहेगा और प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे। और जो कम्युनल इलेक्टोरेट है जो कि 1909 में मुस्लिम्स को दिया था, फिर 1919 में जो है सिक्स क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को दिया था, उसको आप कंटिन्यू रखिए। तो इस तरह की कुछ रिकमेंडेशन उन्होंने जो है साइमन कमीशन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रखी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है इस रिपोर्ट को कंसिडर करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी, जिसको हम हिस्ट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से, ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव से और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव से, ताकि उस रिपोर्ट को कंसिडर करने से पहले उनके व्यू पॉइंट्स जान लें। अगर किसी प्रोविज़न पे या किसी रिकमेंडेशन पे उनका कोई ऑब्जेक्शन है तो उस पे अपना ऑब्जेक्शन, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो सब आके बता सके। तो बेसिकली ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद एक वाइट पेपर पब्लिश किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और फिर उसके बेसिस पे जो है नेक्स्ट एक्ट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो आया था, वो जो रिपोर्ट फाइनल वाइट पेपर दिया था रिपोर्ट कंसिडर करने के बाद, उसके बेसिस पे वो एक्ट आया था। अब जो वो फर्दर इम्प्रूवमेंट की बात करी थी वो इस एक्ट में 1935 के एक्ट में अपने को देखने को मिलेंगी। ठीक है। 1935 पे एक्ट पढ़ने से पहले हम कम्युनल अवार्ड एक टर्म है, इसको हम जान लेते हैं। राम से मैकडोनाल्ड, ये बेसिकली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे 1932 में। इन्होंने अनाउंस किया था एक बेसिकली माइनॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन की एक स्कीम को अनाउंस किया था, इसको इसलिए इसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। जैसे मुस्लिम्स को दिया गया था, सिक्स को दिया गया था सेपरेट इलेक्टोरेट, इसी तरह से जो है माइनॉरिटी मीन्स डिप्रेस्ड क्लास को के लिए भी दे दिया गया था। तो एक स्पेसिफिक टर्म थी जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनाल्ड के साथ एसोसिएटेड है, कम्युनल अवार्ड। ठीक है। अब नेक्स्ट एक्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जैसे हमने पढ़ा कि साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी उसको फिर कंसिडर किया गया, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी वो इस एक्ट में जो है वो उसको कंसिडर किया गया, इस एक्ट में उसको लेके आया गया। अब जो ये एक्ट है वो एक लेंथी और एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें 321 सेक्शंस हैं और 10 शेड्यूल्स हैं। आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं जो कि डायरेक्टली 1935 के एक्ट से, इसी एक्ट से उठाए गए हैं। और ये एक्ट इटसेल्फ अपने एक लेंदी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स है, इससे काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं वो उठाए गए हैं। वो कौन कौन से प्रोविजंस उठाए गए हैं वो हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली जैसे उसने बताया था कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन होनी चाहिए जिसमें प्रोविंसेस होंगे और प्रिंसली स्टेट्स होंगे एज यूनिट्स। ठीक है। ऐसा होना चाहिए, उसने ऐसा बोला। बट ये कभी जो है एग्जिस्टेंस में नहीं आई क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्होंने फेडरेशन को ज्वाइन ही नहीं किया। अब जो पावर थी, जैसे 1919 के एक्ट में सेंटर और स्टेट प्रोविंसेस के बीच में सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया था, मतलब उनको ऑथोराइज़ किया था। अब इसमें पावर ही डिवाइड कर दी गई सेंटर और स्टेट्स के बीच में। 3 लिस्ट में एक फेडरल लिस्ट बनी जिसमें 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 सब्जेक्ट्स थे, एंड कंकरेंट लिस्ट जिसमें 36 सब्जेक्ट्स थे। तो फेडरलिस्ट पे सेंटर के पास पूरी पावर थी, वो इन सब्जेक्ट्स पे जो है वो पूरा पावर थी कि वो लेजिस्लेट कर सकते थे, कोई कानून बना सकते थे। प्रोविंशियल लिस्ट में 54 सब्जेक्ट्स पे प्रोविंसेस के पास पूरी पावर थी, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों के पास पावर थी, कोई भी बना सकता था। और ऐसा ऐसा कोई सब्जेक्ट जो कि इन तीनों लिस्ट में नहीं है वो रेजिडोरी की कैटेगरी में आता है, उस पे वाइस रॉय के पास पावर थी, वो उस पर लेजिस्लेट कर सकता था। ठीक है। अब जैसे उसने बोला था कि प्रोविंसेस से आप डायरकी हटाइए, तो वो हटा दी गई और इसको जो है वहाँ पे डायरकी की हटा के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस की गई 19 इसमें प्रोविंसेस में, इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नर है, गवर्नर को जो है मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करना है और वो मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब ये स्कीम है वो 1937 में एग्जिस्टेंस में आई और 1939 को इसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब इसने ये बोला था कि भैया प्रोविंसेस से तो डायरेक्टली हटा दीजिए, बट अब सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दीजिए, है ना। इससे सब मतलब सेंटर में उसी तरह से ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड की कैटेगरी में सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दिया गया, बट ये जो है एग्जिस्टेंस में ऑपरेशन में नहीं आया। ये प्रोविज़न जो है डमी का डमी रह गया, एग्जिस्टेंस में नहीं आया। जिस तरह से फेडरेशन भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई, ये भी नहीं एग्जिस्टेंस में आया। अब बाइकैमरलिज्म जैसे लास्ट एक्ट में 1919 में देखा था हमने, सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ पे जो है 11 में से 11 प्रोविंसेस थे उस टाइम में, 11 में से 6 में जो है बाइकैमरलिज्म मतलब ट्विन हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर वो इंट्रोड्यूस किया कर दिया गया। एंड दोज स्टेट्स आर प्रोविंसेस आर बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था, बिहार, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविंस मतलब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश, यूपी। फर्दर जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था वाला था उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया, और जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी डिप्रेस्ड क्लासेस को दिया गया, और वुमेंस को भी दिया गया और लेबर को भी दिया गया। बेसिकली जब कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था रामसे मैकडोनल्ड ने, तो उस टाइम पे गांधी जी पुणे की येरावादा जेल में थे। तो उनको ये न्यूज़ मिलते ही उन्होंने जो है अपना जो है भूख हड़ताल कर दी, जिससे कि उनके बीच में और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में फिर एक एग्रीमेंट हुआ जिसको पूना पैक्ट भी कहते हैं। उसमें अंबेडकर जी को और गांधी जी ने कन्विंस कर लिया था कि भाई आप जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की अपनी डिमांड को जो है वो वापस लीजिए और आप इसको एक्सेप्ट मत कीजिए। हम जो है आपको जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे, मतलब आपको एक टाइप से रिजर्वेशन देंगे सीट्स में डिप्रेस्ड क्लास के लिए, बट आप सेपरेट इलेक्टोरेट को बंद कर दिए की डिमांड को आप हटा दीजिए। तो उसको पूना पैक्ट बोलते हैं, जो कि हम हिस्ट्री की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ के लिए पॉलिटिकल एंगल से अपने को इतना पता होना चाहिए कि 1935 के एक्ट में डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबर के लिए जो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड किया गया था। अब 1858 के जो 1858 का जो एक्ट था, उस एक्ट में बेसिकली एक एक काउंसिल थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। वो काउंसिल को इस 1935 के एक्ट ने अबॉलिश कर दिया और सेक्रेटरी को एक जो है एडवाइज़र्स की टीम दे दी बेसिकली। ठीक है, काउंसिल को हटा के एडवाइज़र्स की टीम दे दी। अब एक्सटेंड जो वोटिंग राइट्स थे उसको फ्रेंचाइजी को फर्दर एक्सटेंड किया। 1935 के इसके हिसाब से जो 10% टोटल पॉपुलेशन थी उनको वोटिंग राइट्स थे। ओनली 10% ऑफ पॉपुलेशन गोट द वोटिंग राइट्स। अब एक इसमें बोला कि भाई एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए जो कि देश की करेंसी और क्रेडिट को जो है कंट्रोल कर सके। ठीक है, उसने बोला कि भाई एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, दो से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, और उसने बोला कि एक फेडरल कोर्ट भी होनी चाहिए जो कि 1937 में फिर बनाई गई थी। क्लियर है प्रोविजंस? क्योंकि इतने डिटेल में मैंने आपको कराया है तो आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए आप लोगों को भी। अगर आपको स्टिल आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए और आप मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल ट्राई टू रिवर्ट एज सुन एज पॉसिबल एंड विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, so moving on to the last topic of today's class is the Indian Independence Act 1947। ये एक्ट्स के प्रोविज़न जानने से पहले हम कुछ स्टोरी टाइप में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कैसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उसको इनेक्ट किया गया। बेसिकली होता क्या है, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को अनाउंस किया कि भाई जो है ब्रिटिश रूल इंडिया में एट मैक्स जून 30 1948 के बाद नहीं रहेगा। 30 जून 1948 के बाद जो है इंडियन पावर को जो है रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में ट्रांसफ़र करके वो भारत से चले जाएंगे। उन्होंने एक लास्ट डेट कट ऑफ डेट रख दी, इसके बाद ब्रिटेन में इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज नहीं चलेगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि हालांकि सेपरेट कंट्री की डिमांड मुस्लिम लीग काफ़ी टाइम से कर रहा था, बट ये अनाउंसमेंट के बाद मुस्लिम लीग ने जो है एकदम एग्रेसिव एकदम एक्टिव हो गया और उसने एजिटेशन करना शुरू कर दिया डिमांडिंग सेपरेट कंट्री।
और द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और उन्होंने बेसिकली एकदम से ही विरोध जताया और एक एजिटेशन शुरू कर दिया सेपरेट कंट्री के लिए। तो 3 जून को 2 घटनाएं होती हैं। एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक क्लियर किया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी, एक जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 1946 में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी, जिसको टास्क दिया गया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएगी। वो पैरेलल काम चल रहा था। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी वो ऐसे पार्ट्स, इंडिया के ऐसे पार्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा जो पार्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ज़बरदस्ती आपकी उस पार्ट पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे प्रिंसली स्टेट्स थे काफ़ी सारे, तो प्रिंसली स्टेट्स अगर बोलेगा कि मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो उसके प्रिंसली स्टेट्स में नहीं लगेगा ये एक्ट। दूसरी घटना वो थी कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उस टाइम पे, जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे, उसने एक पार्टीशन प्लान रखा है ना, उसको माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जो है जाना जाता है, माउंटबेटन प्लान। तो उसने बोला कि भाई भारत को जो है दो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो प्लान था वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक्सेप्ट हो गया। तो जैसे ही दोनों से एक्सेप्ट हुआ तो ये जो प्रपोजल था, प्लान, तो इसको इमीडिएट इफेक्ट दिया गया, ताकि उन दोनों का जो है मूड ना बदल जाए, इन द सेंस कि अभी दोनों एग्री हो गए हैं तो तुरंत उसको जो है इमीडिएट इफेक्ट दिया गया। और उसी के चलते इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, अब क्या हुआ था, इस एक्ट के प्रोविजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम देख लेते हैं। इस एक्ट ने एक तो ब्रिटिश रूल को भारत में ख़त्म किया और डिक्लेयर किया कि भाई इंडिया 15 अगस्त 1947 के बाद से इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट है। ठीक है, उसने इंडिया का पार्टीशन के लिए बोला और 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन की बात करी, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, जिसके पास जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से सिसीड करने का भी राइट होगा। ठीक है, सिंस ब्रिटिश रूल ख़त्म हो रहा है तो जो ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय था वो भी ख़त्म हो गया। और जो उसने बोला कि हर एक जो डोमिनियन रहेगा, डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, दोनों में एक गवर्नर जनरल होगा जिसको ब्रिटिश किंग अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, है ना। अब इसमें ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट का मतलब इट इज़ बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी एक्शंस को लेके 15 अगस्त 1947 के बाद जो कुछ भी भारत में हो उसको लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ना चाहता था। वो किसी भी एक्शंस में रिस्पॉन्सिबल नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे प्रोविजंस रखा। अब होता क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है भारत के तो जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन ही बनते हैं और पाकिस्तान के बन जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये हिस्ट्री की क्लासेस में हम देखेंगे कि भाई कैसे जो पार्टीशन के बाद जो कुछ भी हुआ इंडिपेंडेंस के बाद उसको कैसे रोका जा सकता था, बट जो चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई तो काफ़ी चीज़ें घटनाएं घट गई जो घटनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे हिस्ट्री क्लासेस में। अब ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज थी उनको एम्पावर किया गया था दोनों डोमिनियन की, कि भाई वो अपने हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और अडॉप्ट कर ले। ठीक है, और और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये भी पावर दे दी गई कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को जो है रिपील कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ, की अगर वो चाहेंगे कि नहीं आप फर्दर हमें हमारे ऊपर राज करो तो वो भी उनको एक्सेप्टेबल था। और जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में नहीं आता, जो वह कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही लॉ मेकिंग का भी काम करेगी। ठीक है, ये इसके प्रोविज़न थे। एक ये था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्लियामेंट का कोई भी एक्ट जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद पास होगा वो जो है किसी भी दोनों नई डोमिनियन पे एप्लीकेबल नहीं होगा जब तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर लेजिस्लेचर उस डोमिनियन का उसको एक्सटेंड नहीं करता अपनी टेरिटरी के ऊपर। ठीक है, सिंस ब्रिटिश रूल ही ख़त्म हो रहा है तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो ऑफिस था वो भी एबॉलिश हो गया। उसके जो फंक्शंस थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिए गए। एक्ट ने प्रोक्लेम किया कि जो ब्रिटिश पैरामाउंटसी थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर,
और जो ट्राइबल एरियाज़ के साथ ट्रीटी रिलेशंस थे वो 15 अगस्त 1947 के बाद जो है एप्लीकेबल नहीं हो जाएंगे, वो लैप्स हो जाएंगे सारे। प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम दे दी गई कि अगर आप किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, डोमिनियन ऑफ इंडिया, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, और आप दोनों को ही नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये भी प्रोविज़न उसमें डाल दिया गया। फिर उन्होंने एक बेसिकली बोला कि जो गवर्नेंस होगी डोमिनियन की, जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के हिसाब से ही होगी। ठीक है, हालांकि डोमिनियंस को पावर दे दी गई कि वो जो है इस 1935 के एक्ट में अपनी सिचुएशंस के हिसाब से, उनकी अपनी समझ के हिसाब से उस एक्ट को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाइड एक्ट के हिसाब से अपनी गवर्नेंस चला सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ब्रिटिश मोनार्क के पास जो वीटो करने के पास वीटो पावर थी, जो बिल्स को वीटो करनी थी, वो पावर्स उसे छीन ली गई, है ना। और जो है गवर्नर जनरल जो थे उसको उसके पास ये राइट था। अब गवर्नर जनरल के पास पूरी पावर थी, वो किसी भी बिल को असेंट कर सकते थे इन द नेम ऑफ हिज मजेस्टी। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको डेजिग्नेट कर दिया गया एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, है ना। दे वर टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल द मैटर्स। ठीक है, वो बस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, नॉमिनल हेड्स हैं ओनली, वो अपनी तरफ से कुछ काम नहीं करेंगे। दे विल एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स। And this act also dropped the title of Emperor of India from the royal titles of the King of England, discontinued the appointment to civil services and reservation of post by Secretary of State for India, और जो मेंबर्स थे सिविल सर्विसेज के जो कि 15 अगस्त 1947 से पहले अपॉइंट किए गए थे, उनको जो है सारे बेनिफिट्स 15 अगस्त 1947 के बाद भी मिलेंगे। जो बेनिफिट्स वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो उनको मिले थे वही उस इंडिपेंडेंस के बाद भी जो है वो कंटिन्यू होंगे। तो इससे जो है इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद भारत आज़ाद हो जाता है और जो है माउंटबेटन भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। और जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको जो है ओथ दिलाते हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे, आई थिंक उनका नाम याद करना उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बट मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेंबर थे और किसके पास क्या पोर्टफोलियो था। तो जो फर्स्ट कैबिनेट होती है हमारे फ्री इंडिया की 1947 में जो बनती है, उसमें पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री होती है इनके पास, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास होम, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एजुकेशन। डॉक्टर जॉन मथई, रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। आर के शनमुगम चेट्टी, फाइनेंस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लॉ। जगजीवन राम, लेबर। सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ। सी एच बाबा, कॉमर्स। राफ़ी अहमद किदवई, कम्युनिकेशन। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई। वी एन गडगिल, वर्क्स, माइंस एंड पावर्स। ये नाम ऐसे उन पोर्टफोलियो के साथ याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट मैंने आपको बता दिया। कई बार जो स्टेट्स के या फिर एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं नॉट रिलेटेड टू यूपीएससी, उनमें कई बार पूछ लेते हैं कि ये जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी उनमें कौन कौन से मेंबर थे या फिर किस ये पर्टिकुलर पोर्टफोलियो किस मिनिस्टर के पास था। तो जस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, बाकी उतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं है। सो आई थिंक आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like, subscribe and comment. I will appreciate your valuable feedback and will try to improve my video classes
on the basis of your feedback, so that you can be given the best quality content, and you can achieve the goal for which you are working very hard. So thank you very much. See you in the next video. Thanks.